नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावों का एक बार फिर पर्दाफाश हो गया और इस बार ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन ने किया। पेंटागन ने एक तरह से मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइल क्षमता के लोहे को स्वीकार किया है जो वहां पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार जमीनी हकीकत को छुपाने और बयानों को बदलने की कोशिश की, जिससे ऐसा लगा कि वो अब दुनिया को सच्चाई से दूर रखना चाहते थे। लेकिन पेंटागन की ये जो नई रिपोर्ट है उसने ये साफ कर दिया कि रणनीतिक मामलों में तथ्यों को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। ईरान और अमेरिका के बीच में जिस तरह से तनाव है वो पूरी दुनिया उससे वाकिफ है। अब ईरान युद्ध और उसकी सैन्य ताकत को लेकर दुनिया से बोले गए डोनाल्ड ट्रंप के महाझूठ का एक बार फिर पर्दाफाश हो गया और इस बार ये सनसनीखेज खुलासा किसी दुश्मन देश ने नहीं किया, ईरान ने नहीं किया या दुनिया के किसी और हिस्से ने नहीं किया, बल्कि खुद अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने किया है। पेंटागन ने उस सच को दुनिया के सामने ला दिया जिसे अब तक ट्रंप दबाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल अमेरिकी सेना के हेडक्वार्टर पेंटागन ने आखिरकार ईरान की सैन्य क्षमता को, उसकी मिसाइलों को माना, स्वीकार किया, ईरान का लोहा माना है। जो मिसाइलें मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के ठिकानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी, उनकी बिल्कुल सटीकता, उनकी मारक क्षमता, उनकी प्रिसाइज ऑपरेशन की रणनीति, उसे अमेरिकी रक्षा के अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया है। पेंटागन की आंतरिक समीक्षाओं से यह तो साफ है कि ईरान की मिसाइल तकनीक बहुत उन्नत हो चुकी है और वो अमेरिकी सुरक्षा कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश हुआ कैसे पेंटागन ने कई राज खोले, आपको बता देते हैं एक एक करके। अब खाड़ी में जो सैनिक घायल हुए, दरअसल उनकी जानकारी अमेरिका छिपा रहा था। ट्रंप के झूठ से अमेरिकी रक्षा विभाग ने पर्दा उठा दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ईरान का लोहा माना है और खाड़ी में अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की बात स्वीकार की है। उन्होंने माना है कि अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में, ईरान के हमले में अमेरिका के कई सैनिक जख्मी हुए हैं। ईरान के जवाबी हमले में 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की बात कही गई। 7 जुलाई के बाद जो हमले हुए उसमें 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए। इतना ही नहीं, अब तक कुल 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि पेंटागन की तरफ से की गई। हाल ही के दिनों में 3 अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। अब शुक्रवार को जॉर्डन में जो हमले हुए उसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्टलर ने बाकायदा ये जानकारी दी और जिस तरह से पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता की तौर से जो बातें कही गई, उससे जो सारी बातें अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते आए थे, वो एक बड़ा गुब्बारा जो बनाते हुए नजर आए थे, वो फूट चुका है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इन सारे तर्कों से अलग हकीकत पर पर्दा डालते रहे। बार बार सार्वजनिक मंचों से ये दावा करते रहे कि भाई उनके दौर में ईरान पूरी तरह अलग थलग हो गया, ईरान पूरी तरह कमजोर हो गया, ईरान की सेना नहीं बची, ईरान के हथियार खत्म हो गए, ईरान आधे से ज्यादा ईरान को हमने बर्बाद कर दिया। ये शब्द थे डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने कहा हम जीत के नजदीक हैं, हम अमेरिका को झुकाने के नजदीक हैं, हमारी एक भी हमारा नुकसान नहीं हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार दोहराते नहीं, एक नहीं कई मर्तबा उनकी तरफ से बात कही गई। अब ऐसा लगता है कि ट्रंप दुनिया को बेवकूफ समझ रहे थे और जो जमीनी हकीकत है उन्हें नजरअंदाज कर देंगे। उन्हें ऐसा लगा बार बार बोले गए इन राजनीतिक बयानों का मकसद था सिर्फ अपनी नीतियों को सही साबित करना, भले ही इसके लिए सुरक्षा से जुड़े तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना क्यों ना पड़ जाए। अब ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े झूठ बोले। वो झूठ क्या क्या है और उनमें की हकीकत क्या है वो भी आपको जान लेना चाहिए। दरअसल झूठ कहा गया कि ईरान की जो नेवी है या जो एयरफोर्स है वो 100% तबाह हो गई। लेकिन हकीकत क्या थी? ईरान के पास में हजारों मिसाइलें, हजारों ड्रोन हमलों की क्षमता आज भी बरकरार है।
अमेरिका ने झूठ कहा कि ईरान के सभी पुराने नेता मारे जा चुके हैं, वहां कब कट्टरपंथी नया ग्रुप अब जो था पहले था वो नया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत ईरान का इस्लामिक शासन अभी भी बरकरार है। पहले आयतुल्लाह अली खामनेई रिजीम चला रहे थे, अब खामनेई के बेटे मुश्तबा, जो कि और भी कट्टर माने जाते हैं, वो रिजीम चला रहे हैं। अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा झूठ परोसा गया कि मिनाब शहर के स्कूल पर हमला ईरान ने किया था, जिसमें 175 बच्चे नागरिक मारे गए। लेकिन हकीकत क्या थी? अमेरिकी सेना की जांच में सामने आया कि वो गलती से गिरी एक अमेरिकी मिसाइल से हमला हुआ था। अमेरिका ने झूठ कहा कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट के तेल पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी अमेरिका फारस की खाड़ी से भारी मात्रा में तेल आयात करता है। युद्ध से अमेरिकी बाजारों में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा झूठ कहा कि युद्ध में अमेरिकी विमान सिर्फ फ्रेंडली फायर से गिरे हैं। लेकिन हकीकत है कि ईरान की जो हीट सीकिंग मिसाइलें हैं, उसने अमेरिका के F-15 और A-10 जैसे कई बड़े लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दिया, मार गिराया। ट्रंप इस तरह की बयानबाजी लगातार देते रहे, ऐसी बयानबाजी करते रहे जिनकी जमीनी हकीकत कुछ थी ही नहीं। पेंटागन ने साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजें जिस खतरे का सामना कर रही हैं, उसे सिर्फ राजनीतिक दावों से कम नहीं किया जा सकता। ईरान की मिसाइलें आज उस क्षेत्र में अमेरिकी रणनीतियों के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है, जिसे छुपाना अब नामुमकिन हो गया है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कौल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार असम रिजवी जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। जल्दी से कोचर सर, मैं आप ही का रुख करते हुए जरा इस पर ये बताइए कि पेंटागन की ये रिपोर्ट कितनी अहम हो जाती है, खासतौर से ऐसे समय में जब एक बार फिर से अमेरिका बड़े हमले कर रहा है, 10वें दिन लगातार बड़े अटैक डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से किए गए ईरान पर। जय हिंद नैना जी, और फेलो पैनलिस्ट को भी जय हिंद मेरी तरफ से। अब लड़ाई में क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी साथ साथ आप खेलते हैं, नैरेटिव वॉर भी खेलते हैं। आप इसको दुश्मन के दिमाग के अंदर आप घुसना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, बिकॉज एक फॉग ऑफ वॉर में ट्रूथ इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत है। तो इस लड़ाई में भी सच्चाई आपको कभी सामने नहीं आएगी। और कोई भी लड़ाई अगर आप देख लीजिए आपके, एंड स्पेशली एक एट्रिशन वॉर का मतलब है कि आप अंदर नहीं घुसे हैं और आप मिसाइलों और ड्रोन से ही वार कर रहे हैं। तो आप इसको कौन तय करेगा कि लड़ाई कौन जीत रहा है? कौन तय करेगा कि कितने हवाई जहाज आपने गिराए? इसको तय करेगा कि आपने कितने लोगों को मारा? बिकॉज इसकी वेरिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे। और या तो आपको कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के जरिए ये आपको वेरिफिकेशन मिलेगी, या जैसे पेंटागन की रिपोर्ट है। और आपने इसको पहले भी देखा, जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी पिछले साल, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी कि उसने ईरान के पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर जो उनके सेंट्रीफ्यूजेस थे वो उसको ऑब्लिटरेट कर दिया। और यही चीज़ झूठ साबित हुई, बिकॉज सब्सिक्वेंटली पेंटागन की रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि इसमें कोई ज़्यादा नुकसान आपने नहीं किया। तो ये एक चीज़ साफ हो गई थी कि सच्चाई और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत दूर का रिश्ता है। और वो जब भी एक स्टेटमेंट देते हैं, इसको मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको सच्चाई इसको दिखाई देनी चाहिए, बिकॉज वो अल्टीमेटली वो ही इज वेरी इम्पल्सिव काइंड ऑफ अ पर्सन। जो उनको स्टेटमेंट देनी होती है वो दे देते हैं, और वो स्टेटमेंट को देने के बाद अगर आपको धमकी दे रहे हैं कि हम इनके ऊपर इसको ज़मीनी कार्रवाई करेंगे और हम खरग आइलैंड को अटैक करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, आपने देखा ये चीज़ ग्राउंड में वो नहीं करते। तो ये एक प्योरली मैं इसको मानता हूं कि जो उनका एक स्टाइल है, एक तरीका है, एक साइकोलॉजिकल वॉर खेलने का। पर अब इसको लास्ट जो पॉइंट मेरा ये है कि आई थिंक
और ईरान हैज सीन थ्रू दिस, बिकॉज ईरान जानता है कि इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स आती है अमेरिका से या ट्रम्प से, उसका कोई मायना नहीं है और उसके मोराल के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। सर, ईरान के मोराल पर तो असर नहीं है, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के मोराल पर जरूर इसका इम्पैक्ट हुआ होगा। जल्दी से मैं इसका एक बार रिएक्शन लेना चाह रही हूँ धीरज कौल आप ही से। मुझे जरा समझाइएगा, क्योंकि एक बड़ा बलून एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग परसेप्शन वॉर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और इस बार उस तमाम परसेप्शंस को ध्वस्त कोई और देश या ईरान नहीं कर रहा, बल्कि खुद उनके पेंटागन के सैनिकों की तरफ से आईना दिखा दिया गया है। क्या ये इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, मोराल पर इम्पैक्ट पड़ता है, उनके इन दावों पर इम्पैक्ट पड़ता है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, हम सबको पता है कि डेफिनेटली डैमेज तो हुआ है, हमारे बेसिस पे भी काफी डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है ईरान की फोर्सेस ने, और 17 जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं उनकी अनफॉर्चुनेटली दे हैव पास्ड अवे, डाइड फ्रॉम डायरेक्ट वॉर, और तकरीबन 100 से ऊपर, अब तो 120 नंबर के करीब आ रहा है, जो कि इंजर्ड हैं, जिसमें से 70 to 80% डिस्चार्ज द सेम डे, वेरी माइनर इंजरीज। 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो ICU/ में हैं और लिम्ब और लाइफ का लॉस का रिस्क अभी भी बना हुआ है, पर कुछ और लोग हैं 10-20 जो कि शायद हॉस्पिटलाइज्ड हैं और डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन वॉर में ऐसा होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ओवरऑल अगर आप मैं आज ही उनकी रिपोर्ट्स हम लोग जो देख रहे थे यहाँ पे, उनकी अप्रूवल रेटिंग काफी गिर चुकी है, 30% से ड्रॉप हो चुकी है अब। और US की जो हमारी जो यहाँ पार्टीज हैं उसके अंदर अगर आप डिसरप्टिवली देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो कि अब इस वॉर को बिलीव कर रहे हैं कि एक बहुत लंबी खिंच सकती है, और इसके लिए यहाँ की कोई भी पार्टी इंक्लूडिंग रिपब्लिकन सपोर्ट फेवर में नहीं आ रही। और बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसकी थोड़ी बहुत टेक्निकली आप बोलें तो एक वार्निंग ट्रंप ने इनडायरेक्टली दी भी थी, और उसके खिलाफ भी बहुत सारे रिपब्लिकन सेनेटर और कांग्रेसमैन पहले से ऑपोजिशन में हैं। और अब हमारे जो मिड टर्म्स आ रहे हैं उसके लिए अब बहुत कम समय रह गया है, कुछ ही महीनों का टाइम बचा है, और यही टाइम है जब सारे कांग्रेसमैन और रिपब्लिकन अपने टाउन हॉल मीटिंग्स करते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलते हैं। और मागा वोटर बैंक में बूट्स ऑन द ग्राउंड इज अ टोटल नो। तो अगर आप सपोर्ट देखें तो तकरीबन 32% का ही सपोर्ट है फॉर द वॉर ओवरऑल, और मोस्टली पीपल आर अगेंस्ट बूट्स ऑन द ग्राउंड। लेकिन एक चीज जो मुझे दिख रहा है जो बैकफायर्ड हुआ है इस सारी चीजों के अंदर, वो है एक प्रॉपर कंट्री, ऑथराइज्ड रेगुलेटेड कंट्री जिसका इतना बड़ा इतिहास हो, जब वो एक डेथ लिस्ट इशू करती है विद टारगेटेड पीपल, जिसके अंदर मिनिस्टर्स हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं, कि हम उनको मारेंगे, तो कहीं ना कहीं नेटो का भी सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखेगा, सिविलाइज्ड वर्ल्ड का भी बढ़ता हुआ दिखेगा। और लेकिन फिर भी अभी बैक ट्रैक पे है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप की चीजें, आई डोंट थिंक इट रिप्रेजेंट्स अ कॉमन इरानियन पीपल, जो ऐसे विश लिस्ट ऑफ डेथ, ये तो टेररिज्म टाइप की चीज दोबारा रिवाइव होती हुई दिखाई देती है, वो मानसिकता जो IRGC की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले कुछ वक्त से मतलब विश लिस्ट ऑफ डेथ की अगर बात की जाए तो यही तो एक बड़ी इच्छा दिखाई दी। उसकी शुरुआत किसने की? उसकी शुरुआत अमेरिका की तरफ से कही गई, और उसके बाद में उसको उस ट्रेल को आगे बढ़ाने का काम ईरान ने किया। अभी जिस रूप में बड़े स्तर पर जनाजे में लोग शामिल हुए थे आयतुल्लाह अली खामनेई के, उस दौरान भी सीधे सीधे इसी तरह की बयानबाजी एक तरह से होती हुई नजर आई। तो यही तो एक तरह से मंशा रही है, खत्म कर दो, पूरी तरह से तख्ता पलट कर दो, कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। यही एक सबसे बड़ी बात हो जाती है। जी, बात पूरी कीजिए। यही तो एक प्रॉब्लम है कि दो रॉन्ग्स एक राइट को नहीं करते। मैं आज भी इस बात का बिल्कुल ऑपोजिशन करता हूँ। आयतुल्लाह जी की जो भी पॉलिटिकल एफिलियंसेस हो, कैसे भी हो, वो एक रिलीजियस लीडर थे एक बहुत बड़े एथनिक ग्रुप के, तो उनको पहली स्ट्राइक में उड़ा देना, इसके खिलाफ अमेरिका में भी बहुत प्रोटेस्ट हुई, ये मत भूलिए। और यहाँ पे भी जिस हिसाब से इनोसेंट लोग गाजा में मरे हैं या बेरूत में, लेबनान में जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुई है, उसके ऑपोजिशन में अमेरिका के बहुत लोगों ने आवाज उठाई है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री का एक ब्लैक पेज रहेगा, और फ्यूचर जनरेशन जरूर पूछेंगे कि आप लोग क्या कर रहे थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस तरीके की लिस्ट इशू करना, इससे आप आई डोंट थिंक यू ग्लोरीफाई योर कंट्री।
और दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है, नेटो का सपोर्ट अब इस वॉर की तरफ मुझे दिख रहा है बढ़ता हुआ। ठीक है, अब इस वॉर की तरफ नेटो का सपोर्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन अलग थलग पड़ चुका है पूरा का पूरा अमेरिका। कैप्टन श्याम कुमार जी, क्या वाकई में अमेरिका का बलून वो पूरी तरह से बस्ट हो गया? देखिए, पहली बात तो मिडिल ईस्ट में अब जो जितने भी देश थे जो अभी तक हमेशा ये कहा जाए कि अमेरिका पर निर्भरता हमेशा बनाए रखते थे, अब वो तो ये चाह रहे हैं भाई जैसे भी करके बस अमेरिका हमारे देश से चला जाए, अमेरिका की वजह से और मुश्किल में पड़ गए हैं। दूसरी तरफ वो बलून पूरी तरह से बस्ट कर दिया है पेंटागन की इस रिपोर्ट ने। धन्यवाद। जय हिंद। नैना जी, शनोवरणा। नैरेटिव के साथ अमेरिका यहाँ पे आया। नैरेटिव ये था कि रोग स्टेट, गलत हाथों में इस्तेमाल एटॉमिक वेपन्स का, एटसेट्रा एटसेट्रा, और इन सबों के साथ खलीफा का रोल, मिडिल ईस्ट में उनका अपना प्रभाव, ईरान जो लगातार डराता धमकाता गुप्त रूप से वो एक अपने को एक की वर्चस्व की हैसियत से वहां पे अपने को कायम कर रहा है बहुत दिनों से, 40 सालों से, इसके हिसाब से आया। जीत हार की बात आपने की पहले पैनलिस्ट से, और नफरतों की बात की आपने दूसरे पैनलिस्ट से। तो मैं इतना कहना चाहूंगा पहले कि नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर सही। तो ये जो मुश्किलात है ना, ये गुप्त लड़ाई जो लगातार कंटिन्यूड है और पिछले साल से, कतार के अटैक के बाद ये बिल्कुल बंद हुआ नहीं, कई चीजें हुई है उसके बाद 9 महीने तक, और फिर से तैयारी करके 40 दिनों का, फिर मध्यस्थता और फिर से अटैक। मेरा तो मानना बहुत क्लियर है इसमें कि ये लड़ाई कभी रुकेगी नहीं जब तक वो एम हॉर्मुज का समाप्त नहीं हो जाता। अब आप बैलून की बात करते हो, अमेरिका की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करते हो, सिर्फ ट्रंप की ये बातें दर्शक सुनते रहते हैं। अच्छा तरीका है। एडमिरल ब्रैड कूपर जो सेंट्रल कमांड के चीफ है वो कुछ ना बोले। सेंट्रल कमांड सिर्फ थोड़ी बहुत बातें करता है और स्पेसिफिक टारगेट्स की बातें, नैरेटिव्स की बातें करता है। आज के दिन में वो कहता है कि हम सिर्फ वहां अटैक कर रहे हैं जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को तंग कर रहा है, ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करना है, हमें ऑयल यहां से फ्लो करना है, हम तो यहाँ पर कुछ अच्छा करने आए हैं, इसलिए अभी हम जो अटैक कर रहे हैं स्टेट्स, सो कॉल्ड स्टेज 3 में सदर्न स्टेट्स पे मैरिटाइम कैपेबिलिटीज को उनके कम कर रहे हैं ताकि अटैक्स ना हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वो बीच का जो रास्ता है जो पहले वाला था वो चालू हो जाए। ये नैरेटिव लेके वो आ रहा है। अब ईरान, यस, पेंटागन कह सकता है अब 100 लोगों के घायल होने की सूचना क्या वो वार के बीच में देंगे, इससे तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही बात। 17 लोग मारे गए हैं, उनके सम्मान की बात की है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने और बहुत क्लियरली कहा जैसे ही पायलट्स वहां पे अंदर गिरे थे अगले दिन युद्ध बंद किया उन्होंने रेस्क्यू के बाद, और जैसे ही MH-60 हेलीकॉप्टर की रेस्क्यू हुई अगले दिन फिर से बहुत बड़ा अटैक किया। लोगों को मरते देख या रेस्क्यू के कारण ट्रम्प बहुत विचलित हो जाते हैं, और वो आप जानते हो क्यों होते हैं, क्योंकि उनका अमेरिका का फैक्टर है वो, और वही बोलते रहते हैं और लोग उन्हीं को सुनते रहते हैं। चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी, सेक्रेटरी ऑफ वॉर JD वैंस और उनके जो दूसरे लोग हैं, हमें उनसे भी लगातार सुनना चाहिए, उनकी बातों को भी लगातार जोड़कर देखना चाहिए कि किस नीति के तहत अमेरिका यहाँ एक काम करने आया। ईरान का क्या है, अमेरिका जब मारता है तो बेतोड़ मारता है, और ईरान क्या कर रहा है अपनी कैपेबिलिटी को बचाते हुए एट्रिशन वॉरफेयर में कभी उधर, कभी दियो गार्सिया, कभी जॉर्डन, कभी रेड सी, कभी कहीं हुती से भी कभी कुछ, हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट, रेवोल्यूशनरी फ्लैंक दे रहा। इजराइल को शांत किया हुआ है अमेरिका ने अभी, सदर्न कोस्ट पर नैरेटिव बना के वो ऑयल फ्लो के लिए लड़ रहा है। बैरल्स को 91 से ऊपर जाने नहीं देखना चाहता, $120 की बात हो रही है बैरल्स की। तो गुड बॉय सिंड्रोम में ट्रंप उस बात को भी लेके पकड़ के रखे हैं। अगर ये दूर तक चलेगी बात, ईरान लगातार ये छोटी छोटी लड़ाई करते करते सस्टेन करने की कोशिश करेगा, तो धीरे धीरे डिप्लोमेटिकली भी अलग थलग पड़ेगा, मिलिट्री भी अलग थलग पड़ जाएगा, और सस्टेनेंस में अमेरिका और उसके लाइज की जीत होगी। लेकिन हाँ, ये लंबा खींचेगा। 100 दिनों की बात, 18 साल की बात, और 1 साल ऑथराइज कर दिया आर्मी को, ये तीनों बात कह चुके हैं ट्रंप। मुझे लग रहा है सर, मान के चलिए लंबी लड़ाई के लिए वो मौजूद है, रॉकेट नहीं हटाया है, और ये सब थोड़ा चलेगा। यस, बलून फूटेगा, अमेरिका के लोग कहेंगे घायल हो रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, ये हो रहा है, रिपर ड्रोन्स गए हैं, अनमैन्ड बोट्स गए हैं, अनमैन्ड क्रू गया है, वाटर एयरक्राफ्ट गए,
रिफ्यूलर्स गए हैं उनके, लेकिन किस वॉर में ये सब नहीं होता है। मेरे ख्याल से तो सबसे सस्ती लड़ाई फिलहाल अमेरिका इस बार लड़ रहा है। सबसे सस्ती सर, लेकिन उस सबसे सस्ती लड़ाई में भी कितना नुकसान कर बैठा है, उस सस्ती लड़ाई में भी कितना नुकसान कर बैठा है, बड़ी बात तो ये हो जाती है। वेल, मैं जल्दी से एक बार अब इसी पर ही असलम रिजवी साहब का रुख करते हुए रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। असलम रिजवी साहब, ठीक है, इस पूरी लड़ाई में ये कहा जा रहा है भाई बाजीगर बन के उभरा है, धुरंधर बन के उभरा है ईरान, लेकिन उस पॉजिटिव चीज की जगह वो उसको शायद अपनी ताकतों का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है भाई अब हम बाबल मंदेब बंद कर देंगे। जिस रूप में यहाँ पर ये पूरी तस्वीर यहाँ पर पेश की गई, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक सिंपैथी उसके साथ में आती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो उसको उस नफ्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। जी नमस्कार नैना जी, काफी दिन के बाद आपके टीवी पे तो मैं बराबर आ रहा हूँ, लेकिन आपके साथ आज कई दिन के बाद इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नैना जी, जैसा कि पैनलिस्ट ने जो बातें की हैं ईरान के बारे में, ज़्यादातर बातें उनकी उससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मुझे काबिल कबूल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे श्याम भाई ने ये बात कही कि अमेरिका बहुत ही सस्ती जंग लड़ रहा है, तो ज़रा गूगल करके ये चेक कर लें कि इस वक्त अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि दुबई ही का नुकसान आप ले लीजिए तो तकरीबन $50 बिलियन से ज़्यादा दुबई का नुकसान हुआ है। दुबई का नुकसान का मतलब ये होता है कि अमेरिका के एक दोस्त का नुकसान। और इस तरह से आप कुवैत को ले लीजिए और तमाम बहरीन को ले लीजिए, वहाँ पर जो है क्या हालत है। अमेरिका ने जो चीज़ हासिल करने के लिए हमला किया था वो तो हासिल नहीं कर पाया, बल्कि उसके बदले में उसे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। और हमारे एक एक्सपर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये 2026 जो है ये अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से लिखा नहीं जाएगा। यहाँ तक ये कहने की बात है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू को मारने की ईरान धमकी दे रहा है तो ये टेररिज्म है। तो मुझे ये बताया जाए कि ईरान के जो सबसे बड़े लीडर हैं, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आयतुल्लाह खामनाई एक धार्मिक लीडर हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी शिया कम्युनिटी रहती है वो उनको अपना धार्मिक लीडर मानती है, जैसे पॉप फ्रांसिस हैं, ऐसे ये हम सब के लिए हैं। इसलिए पूरी दुनिया में आयतुल्लाह खामनाई का एक एहतराम, एक इज्जत है। अमेरिका को ये बात सोचनी चाहिए थी कि उसने ये जो काम किया है उससे पूरी दुनिया के शियों का दिल तोड़ा है। और अगर आप वीडियोस देखेंगे तो पूरी दुनिया के शिया चीख चीख कर उनकी शहादत पर रोए हैं, उन्होंने गिरिया किया है। अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हुई है, उसने ईरान को जिस तरीके से सोचा था ईरान वैसा नहीं है। मैं आपके इस मोहतरम और रिस्पेक्टेबल चैनल पर ये बात कहना चाहूंगा कि अगर जंग लंबी भी खिंचती है तो उसमें ईरान का नुकसान बहुत बड़ा होगा, लेकिन अमेरिका का नुकसान भी कम नहीं है। क्यों? इसलिए कि ईरान के पास साहब अमेरिका तो उस नुकसान से उबरने के लिए या नुकसान को झेलने की क्षमता रखता है, लेकिन ईरान इतनी क्षमता रखता है क्या? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।